है जनवार्ता न्यूज और इस वक्त मेरे साथ खास शख्सियत बैठे हुए हैं। कॉमेडियन है, जानते हैं कि क्या कुछ वफे पे बात कर रहे हैं। कॉमेडियन है कलीम शेख। कलीम शेख कलीम शेख कॉमेडियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज ही पटना में एक बड़ी जनसभा हुई है वक्फ बचाओ संविधान बचाओ के लेके जानने का प्रयास कर। कलीम जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। वक्फ वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ के लेके आज बड़ी एक सभा हुई है गांधी मैदान में। इसको किस तरह देखते हैं? इसको तो हम सब जनता कंफ्यूज हैं 2014 से अब तक कि हम क्या-क्या बचाएँ। देखिए हर चीज़ हर 2-3 महीने में कुछ न कुछ बचाने को जनता को निकलना पड़ रहा है। कभी बहन-बेटी की इज़्ज़त बचाओ, कभी बहन-बेटी बचाओ, तो कभी हमारा नागरिकता बचाओ, तो कभी इंसानियत बचाओ। देख ही रहे हैं इंसानियत पर भी खतरा है। कभी लोकतंत्र बचाओ, तो कभी संविधान बचाओ। तो यार हमने ये सरकार चुना है 2014 से अब तक या खतरा मोल ले लिया, ये हमें कन्फ्यूज़न है। आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं हाँ। और मोदी जी तो बहुत बोलते हैं कि विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं? मोदी जी विकसित राष्ट्र की बात करते हैं खाली, बाकी उनकी बातों में अब दम नहीं है, अब समझ में आ रहा है। अब मोदी जी का सारा जो मेकअप है, जैसे मेक इन इंडिया का जो बब्बर शेर है, आपने देखा। लेकिन अब लोगों को लगने लगा कि मेक इन इंडिया में कुछ बनाया नहीं गया अंधभक्तों के सिवा। स्टार्टअप इंडिया भी है, कौशल विकास लेकिन इन सब मेक इन इंडिया में सिर्फ अनबक बनाए गए हैं और जो कि सिर्फ आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आलोचना होना ही खूबसूरत लोकतंत्र होती है, लेकिन आलोचना अब ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात आपने वक़्त कानून की बात करी है, ये बताइए कि हम विरोध तो करेंगे इसका, क्योंकि आप वक़्त कानून लेके आए और आप कह रहे हैं कि हमने ये कानून गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए लाया है। आपको गरीब पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि आप हमारे वक़्त कानून के अंदर आप 2 नॉन मुस्लिम रख रहे हो। विरोध जिसका है, हम वो बात कर रहे हैं। तो आप अपने 2 नॉन मुस्लिम हमारे वक़्फ में बोर्ड में डाल रहे हो। तो आप जितने भी मंदिर, मठ हैं, मंदिर हैं देश भर में, इसमें भी 2 मुसलमान डालिए, क्योंकि कानून हमारा देश का कानून भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 14 भी कहता है राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार। तो हम समानता का अधिकार है कहाँ? आप खुद कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट स्लोगन कि आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो व्हिच इज़ आर्टिकल 14 हुआ ना कि राइट टू इक्वालिटी, जिसकी संविधान बात करता है, जिसकी आप भी बात करते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर अमल कहाँ कर रहे हो? यही तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे। तो आप सबसे बड़ी बात है और आप हमारे धार्मिक मामलों में आप कौन होते हो मुदाखलत करने वाले? दूसरी बात कि सरकारों का काम है मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकारों का काम है स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। आप क्या बना रहे हो? अंधभक्त बना रहे हो, मंदिर मस्जिद बना रहे हो। मंदिर मस्जिद बनाने का काम समाज का है। तो ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है बेवकूफ़ बना रही है, पूरे देश को गुमराह कर रही है और एक पूरे देश के अंदर भय का माहौल पैदा कर रही है। आप देख रहे हो कि तरह-तरह के न्यूज़ आते हैं ना, तो दिमाग चकरा जाता है। कभी जात को जात से लड़ाते हैं, अभी यादव पंडित को लड़ाया ना, वो जो पेशाब वाला प्रकरण आ गया। तो कभी जात को जात से लड़ाते हैं, कभी भाषा को भाषा से लड़ाते हैं, कभी प्रांत को प्रांत से लड़ा रहे हैं। तो ये बताइए घर का मुखिया भी जब इसमें लग जाए, तो उस घर का क्या ही असर होगा? मैं ये मतलब चिंता ज़ाहिर करता हूँ। चिंता जाहिर कर लगातार आप विभिन्न जगहों पे जाते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वाक़ई में जो कानून है, एक तरफ सत्ता में बैठे जो लोग हैं बोलते हैं कि नहीं सही है, वहीं विपक्ष में बैठे लोग हैं ज़्यादातर, वो आपने बोलते हैं कि जो सही है। सत्ता की बात करी, तो मैं चंद लाइनों में यही कहूँगा कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है। हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है और निकम्मेपन की बेशर्मी की अगर आँखों में घुस जाए, तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती हैं। अभी जो सत्ता में आए हैं, ये घर के नालायक औलाद हैं।
मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इनको जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। जनता देखिए, भारत की खुशहाली तब होती है कि जब भारत का नागरिक खुशहाल होगा। और एक देखिए, मैं लालू जी एक बात कहते थे, मेरे को ध्यान आ गया। उन्होंने एक जगह भाषण दिया था लालू जी ने, कि लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। ये लालू जी ने कहा था। और यही महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। तो जब भारत का गांव विकसित विकास करेगा तो भारत विकास करेगा। लेकिन आज देखिए गांव की स्थिति क्या है। मैं बिहार में ही कई जिले घूमा, लेकिन मेरे को दिखा कि भारत के गांव के बच्चों के और पैर में चप्पल नहीं है और सही ढंग का कपड़ा नहीं है। आप भी बिहार से हैं, आप बिहार में घूम के देखिए तो ये आपको हर गांव में मिलेगा। और ये मतलब मेजर मिलेगा। 60 to 65% बच्चे ऐसे हैं जिनके जो स्कूल के यूनिफॉर्म तक फटे हुए हैं। हाँ, और चप्पल नहीं है, विदाउट चप्पल और इसको फटे हुए यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं। तो ये हमारे देश का भविष्य इस हालत में बना दिया गया। तो कहते हैं ना कि हम महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मराठी में लेख लिखते थे और मराठी में कहते थे कि शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मग संघर्ष करा। मतलब इसका इंग्लिश में होता है बी एजुकेट, बी यूनाइट, देन फाइट। तो आज जब एजुकेशन से भटकाएंगे तो शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। तो जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल कैसे सरकार से करेंगे। और इनके जो एक प्रजाति है अनुभव, इनसे हम जब सवाल करते हैं तो ये कहते हैं हमारे पापा से सवाल क्यों कह रहे हो। मैं अपने यहाँ जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है संबित पात्रा, जो गोबर पात्रा के नाम से भी मशहूर है, ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था संबित पात्रा ने कि गोबर कोई नूर से भी ज्यादा कीमती होता है। तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के पिता हैं। लेकिन आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के पिता हैं? अगर पिता होते तो हम 5 साल में पिता क्यों बदलते हैं? प्रधानमंत्री बाप नहीं होता देश का। हम 5 साल में अगर वो सही काम नहीं किया तो हम उसे बदल देते हैं। तो ये अनभक्त जो होते हैं भाजपा, ये चॉकलेट के लालच में पप्पा बदल देते हैं। अच्छा। हाँ, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हम प्रधानमंत्री अगर सही काम नहीं किया, हमारी खुशहाली पे काम नहीं किया, जो प्रोमिसेस किया उसने, जो मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किया, उसे अगर डिलीवर नहीं करता है तो हम उसे बदल देते हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। तो इसको अगर हम इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो इनके ही लोग कहते हैं कि सवाल क्यों पूछते हो। लगातार 14 से तो अब तक के बने हुए, तो फिर सवाल वो आप बोल रहे हैं वही बात तो हुआ, क्या सवाल क्यों करते हैं लगातार बने हुए? देखिए, बने हुए रहना, देखिए एक सिंपल सी बात है कि एक हम तो भोजपुरी में घूम घूम के सुने हैं कि एक भोजपुरी में कहावत है कि बुड़बक का धन रही तो होशियार खैला बिना ना मरी। तो वो होशियार नरेंद्र मोदी है। अच्छा। हाँ, सौगात भी देते हैं, बिहार आते हैं तो सौगात देते हैं, अन्य राज्य में सौगात देते हैं, इसको किस तरह देखते हैं? सौगात की बात करते हैं। हंसी आ रही है, मतलब कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मैं ये मानता हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब भारत के इतिहास के सबसे बेशरम प्रधानमंत्री हैं। आप गाने के माध्यम से बोल रहे हैं कि राज्य में लूट गए, लेकिन वही गुजरात में उन्हें तो डेवलपिंग के प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। डेवलप, गुजरात पे कर्जा कितना आपको पता है? जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे तब से लेकर अब तक गुजरात पे कितना कर्जा है उसको आप निकाल के लाइए, तो नरेंद्र मोदी का जो मेकअप है गुजरात मॉडल का, वो खुद ब खुद वो निकल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। और गुजरात में कुपोषण कितना है उसका आंकड़ा लेके आइए, तो ये दोनों मोटा भाई लोटा भाई का पूरा मेकअप उतर जाएगा। मोटा भाई लोटा भाई कौन? मोटा भाई हमारे गुजरात में अमित शाह जी को बोला जाता है, अच्छा। बड़े भाई। और लोटा भाई हमारे वही जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां लोटे में पूरे भारत में वोटों के लिए घुमा दिए थे, अच्छा। तो वो लोटा भाई हैं। हम्म।
क्या कहेंगे बिहार में चुनाव होने हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल आप अपनी-अपनी भी तैयारी हँसा कर रहे रहे हैं। हैं, आपकी बातों आपके सवालों से आप मुझे हँसा रहे हैं, क्योंकि ये कल आज का जो वक़्त वो प्रदर्शन जो हुआ है पटना के गांधी मैदान में, एक गांधी मैदान ने बिहार की राजनीति दिशा मोड़ दिया है। वही मैं और बोल रहा मुझे था। लगता है कि आज का ये जो भीड़ है, जनसैलाब देखकर नीतीश जी आज नींद की गोली खाएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, राबड़ी देवी जी का एक स्टेटमेंट था कि ये गांजा मारते हैं, तो आज डबल मारेंगे, डबल मार लेंगे। आज डबल मारेंगे। ऐतिहासिक भीड़ कहा जा रहा है, किस तरह आया ये ऐतिहासिक भीड़, किस तरह व्यवस्थित किया गया ये? देखिए, जब आपकी बुनियादी ढांचों पर आक्रमण होगा, चोट किया जाएगा, तो कोई भी निकलेगा घर से। उठो जो हाँ, हुँ, वो जो ना कि निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बाप लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। तो यही हिसाब है। हमारे बाप दादा गोरों से लड़े थे, हम इन चोरों से लड़ रहे हैं। चलिए करीम जी आपने बहुमूल्य समय दिया, आपके लाखों फैन फॉलोवर, करोड़ों फैन फॉलोवर है, उसके लेके क्या कुछ मैसेज? मैसेज तो आज पटना का गांधी मैदान ने दिया है। और दूसरी बात है कि हमने जो सुना था कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये होना, यही हम इस पर ही हम कायम रहना चाहते हैं। पीसफुल भारत चाहते हैं। मिल-जुल कर हम अगर आज 10 साल हम मिल-जुल करके काम करें, तो इस भारत क्या नहीं, पूरी दुनिया की टॉप इकोनॉमी को हम टॉप करके दिखा सकते हैं। लेकिन ये नेता खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेता अगर न लेता होता, तो भारत विश्व विजेता होता और मैं सोन चिड़ैयन की बगियन में बिस्तर डाल के लेटा होता। तो हमारे भारत को जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इन नेताओं ने उस सोने की चिड़िया को लूट लिया है। उस सोने की चिड़िया की आबरू जो लूटी गई है, वो नेताओं द्वारा लूटी गई है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जनवार्ता न्यूज़ के साथ आपने समय दिया। थैंक यू, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कलीम जी जिन्होंने जुड़े हुए थे बफ विल को लेके जिस तरह से प्रदर्शन आज गांधी मैदान में हुआ है उसको लेके इन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।